हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ स्टेक आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8 स्टैंडर्ड की ये बुक हमारी चल रही है और बुक है हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की। ये बुक हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखी है और उसका चैप्टर नंबर 3 आज आप देख रहे हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्ट से हम देखेंगे, ये जो वीडियोस बन रहे हैं वो डिटेल वीडियो है। इसके बाद एक फर्स्ट रिवीजन वीडियो आपका अलग से बनाया जाएगा। कपड़े प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त हमको होते हैं, जिनको फाइबर्स भी कहते हैं। दो तरीके से मिलते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से हमको यहाँ पर मिलते हैं फाइबर्स, जिनको कहते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो कपास, ऊन, रेशम आदि से मिलते हैं कुछ तो, और कुछ जो हमें पौधों से मिलते हैं और कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से जैसे कपास प्राप्त होती है, ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। इनको संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे भी इनको कहा गया है। संश्लेषित रेशे क्या है? यहाँ पर संश्लेषित रेशे का मतलब है मानव द्वारा निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहा गया है। संश्लिष्ट रेशा क्या होता है? छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई जो है वो वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं इंग्लिश में। पॉलीमर क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि पोली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का होता है भाग या इकाई, जिसे हम कहते हैं। यानी अनेक भाग या अनेक इकाइयों से मिलकर जो चीज बनती है उसको बहुलक, पॉलीमर कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास जो है वो क्या है? एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, तो कपास किसका बहुलक है? कपास सेलुलोज का बहुलक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से रेज होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार जो है उसमें सबसे पहले हम रेयॉन की यहाँ बात करेंगे। रेयॉन जो है किसके सप्लीमेंट में बनाया गया था? रेयॉन जो है रेशम के पूरक के तौर पर बनाया गया था। रेशम क्योंकि कीट से प्राप्त होता था और सबसे पहले चीन में इसकी खोज हुई थी, तो चीन ने इसको क्या रखा था? गोपनीय रखा था। रेशम क्योंकि रेशम के कीड़े से बनाया जाता है, रेशम के कीट से बनाया जाता है, इसलिए वो बहुत महंगा आता है। तो उसका वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक उस रेशम के समान गुण वाले रेशे को प्राप्त करने में सफलता की। इस प्रकार का जो रेशा था वो कास्ट और लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया और इसे क्या कहा गया? रेयॉन कहा गया, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यद्यपि रेयॉन जो है वो प्राकृतिक स्रोत कास्ट और लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो रेयॉन है वो किससे बनता है? कास्ट और लुगदी से बनता है। प्राकृतिक स्रोत से ये हमें प्राप्त होता है, मगर इसे हम क्या कहते हैं? एक मानव निर्मित रेशा है, क्योंकि इसे रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी किस्में में कई प्रकार के रंग हो सकते हैं। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। ऊन के साथ मिलाकर कालीन और गलीचा यहाँ पर बनाया जाता है। इसके कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में जहां हम सेकंड पढ़ेंगे वो है नायलॉन। नायलॉन भी क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है। 1931 में बिना किसी प्राकृतिक यानी कच्चे माल के का उपयोग किए बिना बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा जो है वो प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। यह कपड़ों के निर्माण के हेतु बहुत प्रचलित हुआ और नायलॉन का जो रेशा है वो बहुत प्रबल होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियों में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश है, कारों की सीटों के पट्टे हैं, स्लीपिंग बैग है, पर्दे हैं, ये सब किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो नायलॉन का उपयोग करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से उठता है कि पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी का निर्माण किस धागे से किया जाता है? तो नायलॉन के रेशे से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो नायलॉन का जो तार है वो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो इस डायग्राम से आपका क्वेश्चन ये एक उठता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं अलग अलग प्रैक्टिकल करके कि कौन सा धागा सबसे ज्यादा मजबूत होगा। तो आप पाएंगे कि नायलॉन का जो धागा है उसमें भार सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। पॉलिस्टर और एक्रिलिन की यहाँ पर बात करेंगे। पॉलिस्टर क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल भी जाता है।
इसलिए यह वस्त्र सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। पॉलिस्टर कमीजों और अन्य परिधान पहनने होंगे, ये सब टेरिलीन भी क्या है, एक पॉलिस्टर ही है। इसे बहुत महीन रेशम से में खींचा जा सकता है, फिर इन्हें किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पैट है यानी पीईटी, पॉलीएथिलीन एथिलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग जो है बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य प्रकार की बहुउपयोगी जो चीजें हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर बेसिकली पॉली प्लस एस्टर से बना हुआ एक रसायन है। सॉरी, जो चीज है वो पॉली प्लस एस्टर से बनी हुई है। यहाँ पर जो ये एस्टर है, वो एस्टर क्या है, एक प्रकार का रसायन है जिसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एस्टर की बार बार पुनरावृत्ति से ही पॉलिस्टर का निर्माण होता है। एस्टर कौन से रसायन है? एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े जो है पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कॉटन को पॉलिस्टर के साथ मिलाया गया तो वो पॉलीकोट कहलाया। पॉलीकोट क्या है? पॉलिस्टर और कपास यानी कॉटन का मिश्रण है। उसी तरीके से पॉलीवूल क्या है? पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो इस तरीके से हम जो स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं, हम देखते हैं कि वो प्राकृतिक ऊन के नहीं है, वो कृत्रिम ऊन के होते हैं और वो देखने में सुंदर भी होते हैं। इसी तरीके से एक्रिलिन भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। क्योंकि प्राकृतिक ऊन क्या है, काफी महंगी होती है, तो एक्रिलिन से बनी हुई वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती है। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हम अवेलेबल होती है और उनसे सस्ती पड़ती है। तो जो वूलन आपके बनाए जाते हैं वो एक्रिलिन से यहाँ पर बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि इनका हानिकारक गुण क्या है, कि अगर वस्त्रों में आग लग जाती है तो क्या, जिस आदमी ने इसे पहना होता है वो उसी के शरीर पे चिपक जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा नुकसान है। सभी संश्लेषित रेशे जो है वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं, विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जितने भी संश्लेषित रेशे आपके यहाँ पर हैं वो सारे पेट्रो रसायन से संश्लेषित किए जाते हैं। अब इनके गुणधर्म की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो क्योंकि ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं इसलिए सस्ते होते हैं, ये कलरफुल होते हैं और बड़ी धोने में भी इनमें सुविधा होती है। पानी को ये कम से कम अब्जॉर्ब करते हैं और ये बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है और अन्य में ये है तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होती है। यानी जो ये प्लास्टिक में भी क्या करते हैं, पॉलीमर्स की जैसे ही प्लास्टिक का निर्माण होता है। यहाँ पर चेन सिस्टम जो होता है कुछ में तो रेखीय होता है और कुछ में इस तरीके से क्रॉसबद्ध भी होता है। तो प्लास्टिक का निर्माण में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक से हमारे डेली रूटीन की कितनी चीजें हैं जो हमारे रोज काम आती है और रोज उनका हम लोग उपयोग करते हैं। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन में पॉली प्लस एथीन है। प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो सामान्यतः पॉलीथीन की जो थैलियां आपके कैरी बैग्स जो बनते हैं वो पॉलीथीन के बनते हैं। इसे आसानी से मरोड़ा जा सकता है और आसानी से फोल्ड करके आप कहीं भी से ले जा सकते हैं। इसमें लिक्विड वाली चीजें लीकेज भी नहीं करती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें जो होती है प्लास्टिक की वो तो गर्म पानी से विकृत हो जाती है और कुछ नहीं होती है। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या मुड़ जाता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि खिलौने, कंघियां, विभिन्न प्रकार के पात्र, बड़े पैमाने का निर्माण इसमें थर्मोप्लास्टिक द्वारा किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक यानी जो हीट से खराब मतलब विकृत हो गया, मुड़ गया या सॉफ्ट हो गया। दूसरी ओर एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे अगर आप उष्मा देंगे तो भी वो नर्म नहीं होता है। ऐसा जो प्लास्टिक है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, यानी वो सेट हो जाता है। उसका थर्मो यानी गर्मी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। इसके दो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दोनों एग्जांपल से आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। बेकेलाइट जो कि आप ये क्वेश्चन आप हजारों दफा एसएससी या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस में अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो बेकेलाइट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है। इसलिए बिजली के जो स्विच है, इस्त्री का जो आपका हैंडल है, विभिन्न बर्तनों के जो हैंडल है उनमें क्या लगाया जाता है, बेकेलाइट का हैंडल लगाया जाता है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन जो है वो आग का प्रतिरोधक है, यानी प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है मेलामाइन में। तो अग्नि
रोधक जो चीजें बनती है, जो भी जिसमें आग का प्रतिरोध होता है, वहां मेलेमाइन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के जितने भी बर्तन आपके बनेंगे वो मेलेमाइन के बनते हैं। तो इस तरीके से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग आपकी तीन दोनों चीजें क्लियर है। इन दोनों में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका मेलेमाइन और बेकेलाइट का बनता है। बिजली के स्विच की बात हो या किसी भी बर्तन के हैंडल की बात हो, इस्त्री के हैंडल की बात हो, जहां पर करंट ना लगे, क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जितने भी हैंडल हत्थे और बिजली के स्विचेस और बिजली से रिलेटेड जो उपकरण है वो बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसमें बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। सेकंड, आपने यहाँ पर मेलेमाइन पढ़ा है। मेलेमाइन में आपने अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ पर मेलेमाइन किस यूज में आ रहा है, आग का प्रतिरोध। यानी ये जो अग्निशामक यंत्र लेकर जो व्यक्ति आता है, तो उसके जो वस्त्र बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेलेमाइन के बने होते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक की अगर बात करें हम, अगर हम कोई भी लिक्विड चीज की अगर बात करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि प्लास्टिक का बर्तन हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लीकेज नहीं होता है। ठीक है, धातुओं की अपेक्षा ये हल्का होता है। जितनी भी आपकी सजावट की चीजें हैं, चप्पल है, फर्नीचर है, ये सब आपकी प्लास्टिक की चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक आपके दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है और कितनी अंदर तक घुस चुकी है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक किसी भी चीज के साथ कोई क्रिया नहीं करती। अगर उन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उनमें जंग लगने की समस्या नहीं आती। यानी जल और वायु से प्लास्टिक किसी भी तरीके से कोई अभिक्रिया नहीं करती, वह किसी भी प्रकार का रसायन नहीं छोड़ती। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक उठाने में हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबे समय तक इनसे बनने वाले पात्र और चीजें जो है वो लंबी चलती है। ये आपने भी देखा होगा। प्लास्टिक क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसमें करंट लगने वाली बात या गर्म होने वाली बात, इन चीजों की कहे तो ये समस्या भी नहीं आती। इसलिए प्लास्टिक भी हमारे जीवन में बहुत तेजी से घुल मिल गया है। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। जैसे दवा की गोलियां, टिकियाओं को पैकेट करने के लिए, घावों को सीने हेतु धागे, जो सिरिंज होते हैं, वो सब दस्ताने जो होते हैं, ये सब किससे बनते हैं, प्लास्टिक से ही बनते हैं। माइक्रोवेव के ओवन में जो भोजन पकाने के विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किए जाते हैं। ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु वो जो प्लास्टिक का पात्र है वो प्रभावित नहीं होता, यानी वो मेलामाइन के बनते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत का काम करते हैं। यानी आपके जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं जिन पे भोजन चिपकता नहीं है, उन पे किसकी परत चढ़ी होती है, तो उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। ये एक सवाल आपका यहाँ से निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण की बात की गई है। अग्नि से है प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर उस समय परिधानों पर मेलामाइन की प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। एक सवाल आपका यहाँ से भी बनता है। प्लास्टिक और पर्यावरण की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक क्या है, डिग्रेडेबल, यानी बहुत आसानी से उसकी खपत नहीं होती, वो खत्म नहीं होता जमीन में। अगर आप एक प्लास्टिक की पॉलीथीन को जमीन में गाड़ देंगे तो हजारों साल बाद भी वो पॉलीथीन वैसी की वैसी ही आपको मिलेगी। तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। और ये जो जैव अनिम्नीकरणीय है उसमें प्लास्टिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जी फल के छिलके की बात करें तो वो 1 से 2 सप्ताह में खपने लग जाते हैं। कागज की अगर बात करें तो 10 दिन से 1 महीने तक में वो खत्म हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में, लकड़ी जो है वो 10 से 15 साल में खत्म हो जाती है। ऊनी वस्त्र की बात करें तो लगभग 1 साल में खत्म हो जाते हैं। टिन एल्यूमिनियम धातु के डब्बों की बात करें तो 100 से 500 वर्ष के बीच में खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मगर प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, यानी जैव अनिम्नीकरणीय है, जो कि हमारे प्रकृति और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैल धूम उत्सर्जित करता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हमें जितना हो सके उतना कपास और जूट के थैले यहाँ पर काम लेने चाहिए। और अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तु का पुनः चक्रण किया जाता है उनकी सूची बनाइए, और ये सब एग्जाम्पल हैं।
अब यहाँ पर 5R की बात हुई है तो ये चीज आप ध्यान रखिए। 5R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज और ये आपके 5R है। रिड्यूस मतलब उपयोग कम करिए प्लास्टिक का। रीयूज यानी अगर आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो उसे पुनः यूज करने की कोशिश कीजिए। रिसाइकल का मतलब है जो चीज आपके यूज आ गई है प्लास्टिक की तो उसे पुनः किसी और तरीके से उसको वापस रिसाइकिल कीजिए। और रिकवर का मतलब है उससे पुनः प्राप्त कीजिए। और रिफ्यूज का मतलब है कम से कम उपयोग कीजिए, यानी उपयोग न के बराबर करना है। तो यही चीजें जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए सही है। इसके अलावा यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कई जो थैलियां जो है वो खाद्य पदार्थों के साथ जो जानवर खा जाते हैं तो वो उनके श्वसन तंत्र में कंठ अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जानवर जो है वो खाद्य पदार्थों के साथ जब थैलियां खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर हम इधर उधर पॉलिथीन के पैकेट, आपके चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट या कोई भी थैली इस तरीके से फेंक दें। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वहां पर उनकी खपत नहीं होती है और जलीय जीवों के लिए वो नुकसान देती है। हमें बाजार में खरीदारी करते समय हमेशा जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर हम स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बों को भी उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। प्राकृतिक रेशे जो है वो पौधे और पशु दोनों से प्राप्त होते हैं। जो पौधे से सॉरी जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे कहते हैं। इसके अलावा जो संश्लेषित रेशे हैं वो हमारे विभिन्न तरह की चीजों में यहाँ पर काम आते हैं। संश्लेषित रेशों का निर्माण बहुत सारे तरीके से होता है जिसमें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिन नाम यहाँ पर दिया है। संश्लेषित रेशों की जो प्रकृति है उसमें प्रबलता बहुत अधिक होती है। जल को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है और इनका जो मूल्य है वो बहुत कम होता है, लंबी समय तक चलती है। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे 90% जो हमारे डेली जीवन में प्लास्टिक का उपयोग यहाँ पर होता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की हम यहाँ पर बात करते हैं। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि यह कास्ट और लुगदी से प्राप्त किया जाता है। उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति आपको करनी है। तो हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे जो है वो कौन से रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो हैं उनको हम मानव निर्मित या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं, कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो क्या कहलाता है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से जो क्या कहलाता है, पेट्रो रसायन कहलाता है। ये जिस कच्चे माल से संश्लेषित रेशे संश्लेषित किए जाते हैं उसे पेट्रो रसायन कहते हैं, उस कच्चे माल को। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी क्या है, तो ये भी क्या है, प्लास्टिक भी एक संश्लेषित पदार्थ या संश्लेषित रेशा ही जिसको हम कह सकते हैं। नायलॉन खाद्य, अच्छा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक में आपको पता है, थर्मोप्लास्टिक जो ताप देने पर यानी गर्म करने पर फ्लेक्सिबल हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मुड़ जाएगी। थर्मोसेटिंग सेट हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी, गर्म करने पर भी वो नहीं मुड़ेगी। थर्मोसेटिक सेटिंग के दो बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़े थे, बेकेलाइट और मेलामाइन। डेगची के हद तक किससे बनाया जाता है, बेकेलाइट से बनाया जाता है। और विद्युत प्लग और स्विच जो है वो भी बेकेलाइट से बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक होता है और आसानी से गर्म नहीं होता और उसमें विद्युत भी प्रवाहित नहीं होती। गर्मियों के लिए कमीज खरीदनी है और उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए संश्लेषित। तो गर्मियों के लिए क्योंकि हमें कमीज खरीदनी है तो हमें सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े जो होते हैं उनमें जल के अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है, उसमें गर्मी लगती है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती रेशों में जल अवशोषण की क्षमता बहुत अधिक होती है। फर्स्ट को सेकंड से मिलाने की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे टेफ्लॉन जो है वो भोजन नहीं चिपकने वाले बर्तनों की बात आएगी। रेयॉन कास्ट और लुगदी का उपयोग करके बनाया जाता है। नायलॉन से पैराशूट बनाया जाता है और पॉलिस्टर वाले कपड़े में आसानी से क्या नहीं होते, सल नहीं पड़ते या बल नहीं पड़ते। तो ये कुछ एक्टिविटीज के साथ में दी हुई है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि नायलॉन का जब उपयोग हुआ था 1939 में तो सबसे ज्यादा महिलाओं में इसका क्रेज बढ़ा था। उनके सॉक्स, मोजे जो सॉक्स होते हैं
क्योंकि फॉरेन में क्या है, जो लेडीज है वो हाथों में भी सॉक्स पहनती है और पैरों में भी सॉक्स पहनती है, तो सॉक्स पहनने की वहां बहुत प्रतिस्पर्धा चली थी। मगर 1939 से 1945 की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड था, और इस टाइम पे क्या हुआ कि नायलॉन का जो उपयोग है वो पैराशूट बनाने में बहुत ज्यादा काम आने लगा। तो इस वजह से जो सॉक्स बनाने की जो पूर्ति थी वो इतनी पूरी नहीं हो पाई, और वो जो सॉक्स थे वो बहुत अधिक महंगे हो गए और उनकी कालाबाजारी शुरू हो गई, और औरतों में इस चीज के लिए बहुत मारामारी हो गई थी। इसलिए इसे नायला उपद्रव भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट था यहाँ पर। इसी के साथ ही ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।